एक घर में परिवार सोया हुआ था। परिवार के कुछ बच्चे होते हैं जो नासमझ होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये मुस्लिम परिवार था। तभी ये बच्चे रात को बहुत जोर जोर से चीखने लगते हैं। जब इन बच्चों की माँ इन्हें सीने से लगाती है और इनसे पूछती है कि क्या हुआ, तभी ये बच्चे कहते हैं कि माँ, एक आंटी हैं जो महिला हैं और वो कह रही हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, और भाई के पैर को पकड़कर उस महिला ने झटक दिया है, यानी जो आंटी हैं। जैसे ही ये बात इनकी अम्मी या माँ सुनती है, बच्चों को सीने से लगाकर बेड के एक कोने पर बैठ जाती है। दोस्तों, इस घर ने तमाम कोशिशें कर ली थी। दरअसल इस घर में एक आत्मा जिसने इस घर के कई लोगों को मार दिया था, और यहाँ पर ये आत्मा बच्चों तक को परेशान कर रही थी। किसी महिला की आत्मा थी। एक और आपको बात बताऊं, इस आत्मा से राहत तब मिलती है, मौलवी आते हैं यहाँ पर, जो भी मुस्लिम धर्म के ठेकेदार होते हैं या मुस्लिम धर्म में जो भी इन सारी चीज़ों को देखते हैं, उनके भगाए से ये आत्मा नहीं भगती है। एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। फिर इस घर में एक तांत्रिक की एंट्री होती है। दोस्तों, जब इस घर में तांत्रिक आता है और तांत्रिक जो बातें बताता है इस महिला के बारे में, यहाँ पर पुलिस भी चौंक जाती है। और ये अभी 2-4 दिन पहली घटना है, और इस घटना पर बहुत सारी सुर्खियाँ और चर्चा हैं। इनके घर को भूत बंगला तक कहा जाता है। इनके घर में कहा जाता है कि कोई आत्मा रहती है, यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी उस आत्मा को देखा है। आज जहाँ पर कैमरा, फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, ऐसी सारी चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी में जगह ले ली है, तो इस ज़िंदगी में क्या भूत के लिए जगह है? क्या सच में ही किसी महिला की आत्मा कई लोगों को मार सकती है? और फिर मार रही थी तो क्यों मार रही थी? क्यों अपने धर्म को छोड़कर यहाँ पर तांत्रिक पर भरोसा किया एक मुस्लिम परिवार ने? और फिर जो आगे हुआ वो काफ़ी डराने वाला था। कैसे एक राज जो करीबन यहाँ पर 35 से 36 साल बाद खुलता है, और क्या था इस पूरी घटना में? क्या कोई आत्मा अपना बदला ले सकती है? ये घटना काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों, इस घटना को जानना है तो आपको हमारे साथ इस घटना में जुड़े रहना होगा। 1992 से हम शुरुआत करते हैं इस घटना की। 1992 में यहाँ पर अहमदाबाद में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का मुखिया यानी घर का बड़ा भाई, ये 2 भाई एक ही घर में रहते हैं। यहाँ पर शम्स उद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो घर का मुखिया होता है, जो बिल्डर का काम करता है, यानी छोटा मोटा काम। ये अपना काम मुंबई में करता है, और रहने को इसका परिवार जो अहमदाबाद में रहता है। दोस्तों, इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम यहाँ पर इकबाल, यानी इकबाल इसका छोटा भाई होता है, और इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम अब्दुल होता है, और इसकी एक सहेली भी थी। उसको दोस्त ही की कैटेगरी में मैं लाऊंगी, जिसका नाम यहाँ पर बीबी सरिया था। यहाँ पर इसका बहुत बड़ा परिवार था। परिवार में कई लोग थे, दोनों भाइयों के कई बच्चे होते हैं। बहुत अच्छे से इनकी ज़िंदगी बीत रही थी। लेकिन 1992 के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी थी। क्यों बदलने लगी थी? कि जिस घर में ये रहते हैं, उस घर के जो बच्चे होते हैं, अक्सर वो रात को डर कर बैठे हो जाते और कहते हैं कि हमें घर में एक आंटी जैसी महिला घूमती हुई नजर आती है। शमसुद्दीन के जो बच्चे थे वो छोटे थे, वो ज़्यादातर इस बात का जिक्र करते हैं, और जब तक यहाँ पर इकबाल के बच्चे कुछ बच्चे हुए भी नहीं थे। दोस्तों, अब यहाँ पर इस घर की जो महिलाएं हैं वो भी अब कुछ बातें इन घर के मुखियाओं के सामने रखने लगती है, यानी इन दोनों भाइयों के सामने, कि इस घर में हमें कोई रूह जैसी आत्मा घूमती हुई नजर आती है। लेकिन इन बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। शमसुद्दीन सबसे ज़्यादा इन बातों पर भरोसा नहीं करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन दोस्तों, शमसुद्दीन यहाँ पर धीरे धीरे 2010 आ जाता है। 2010 में यहाँ पर इस घर का जो इनके पिता थे वो बीमार होते हैं, और अचानक से वो इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, उसी दौर के बीच यहाँ पर 2012 में फिर एक सिलसिला शुरू होता है। 2012 में शमसुद्दीन जो घर का मेन था, शमसुद्दीन का जो दोस्त होता है जिसका नाम अब्दुल होता है, वो अचानक से इस दुनिया से चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु होती है। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी उस मृत्यु का कारण कुछ भी नहीं बताते हैं। और यहाँ पर शमसुद्दीन का जो दोस्त होता है अब्दुल, वो अक्सर इस दोस्त से कहा करता था कि मुझे एक महिला नजर आती है। अब ये महिला कौन थी?
जो दोस्त के घर तक जा रही थी। इनकी एक पड़ोसन थी जिसका पहले मैंने जिक्र किया, जिसका बीबी सरिया नाम था। ये भी शमसुद्दीन की एक अच्छी खासी दोस्त थी और एक पड़ोसन थी। दोस्तों, इसके घर तक वो रूह जाती है और यहाँ पर ये महिला भी इसमें मर जाती है। यहाँ पर एक पड़ोसन जो इनके रिश्तेदार होते हैं, इन्हीं के पास होते हैं, वो रूह, वो आत्मा इन्हें भी नजर आती है और वो भी मर जाते हैं। यानी अब तक 2015 तक इस परिवार में बहुत सारी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने का कारण सभी को एक मिलता, क्योंकि जो भी मरने से पहले जिक्र करता है वो केवल एक आत्मा का जिक्र करता है और वो भी एक महिला की आत्मा का जिक्र करता है। शमसुद्दीन का परिवार डर चुका था। घर के बच्चों को एक आत्मा सता रही थी और घर में किसी महिला की रूह घूम रही थी जो इनको सोता हुआ जगाया करती थी। इनसे कहा करती थी कि इस घर से निकल जाओ, ये घर मेरा है। ये मामला शमसुद्दीन की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बात यहाँ पर बिगड़ती है। एक रिश्तेदार मर चुकी थी, दोनों दोस्त मर चुके थे, अब रहा था शमसुद्दीन। और 2015 में शमसुद्दीन भी सोता हुआ सुबह उठता ही नहीं है। जब ये सुबह उठता नहीं है तो इस घर में खलबली मच जाती है। लोग चर्चा करने लगते हैं और ये परिवार आपस में चुपचाप एक दूसरे के मुंह पर मुंह रखकर कहता है कि वो आत्मा इसे अपने साथ ले गई। अस्पताल में जब शमसुद्दीन का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो दोस्तों वहां पर वजह हृदय की गति रुकने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आत्मा क्या करना चाहती थी? क्यों एक परिवार से इतना गुस्सा थी एक आत्मा? क्यों एक परिवार के बहुत सारे लोगों को तबाह कर दिया था या इस दुनिया से दूर भेज दिया था? धीरे धीरे वक्त बीतता है। कई मौलवियों को बुलाया जाता है, मस्जिदों में जाकर सलाह ली जाती है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी राहत नहीं मिलती है। दोस्तों, जब कहीं से भी कुछ भी राहत नहीं मिलती है और 2015 में जब घर का मुखिया मर जाता है तो इस घर को चिंता घेर लेती है। अब ये परिवार फैसला लेता है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, वो आत्मा हमें इस घर में नहीं रहने देगी, क्योंकि वो रहती है तो हमें बहुत डराती है। कौन थी वो महिला? क्यों इन लोगों के पीछे पड़ी थी? क्यों इनके साथ ये सब कुछ चल रहा था? और सच में ही इस घर के बच्चे भी डरा करते थे। इस घर के बच्चे भी कहा करते थे कि हमें एक महिला नजर आती है। यहाँ तक कि बच्चे कपड़ों तक का भी रंग बताते हैं कि इन कपड़ों में वो महिला घर में घूम रही है। दोस्तों, जब कपड़ों का रंग सामने आता है तो इकबाल जो होता है, इस घर का छोटा बेटा या छोटा भाई, वो घबरा जाता है। अब ये परिवार एक फैसला लेता है और इस घर को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगते हैं 2016 में। दोस्तों, जब इस घर को छोड़ दिया जाता है तो इस घर में धूल जमने लगती है। लोग इसे भूत बंगला कहते हैं और ये पड़ोस में ही रहते हैं। लेकिन आप सुनिए, यहाँ पर मामला दबता नहीं है। यहाँ पर और भी ज्यादा जो आत्मा इन लोगों को दिखाई दे रही थी, वो आत्मा इनको परेशान करने लगती है। यानी इन लोगों ने अपना घर बदल दिया था, जगह बदल दी थी, लेकिन वो आत्मा उस घर में भी इनको बारी बारी से परेशान कर रही थी और डरा रही थी। इतना ज़्यादा डरा रही थी कि खौफ अंदर तक बैठ जाता है। और भी वक्त निकलता है, जब डर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। घर को भी छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर आत्मा का आना जाना बंद नहीं होता है। 1992 से करीबन 2023 और 24 आ जाता है। आप सोच कर देखिए, एक आत्मा के साथ रहना। इस घर के लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि अब मौलवियों से विश्वास हटकर एक तांत्रिक पर भरोसा होता है। दोस्तों, अब ये तांत्रिक इस परिवार के मोहल्ले में आने लगता है। यानी अहमदाबाद में जो ये परिवार शमसुद्दीन का रहता है, अब इकबाल इसमें एक अकेला मर्द बचा है। उसके घर अब तांत्रिक आने लगा है। तांत्रिक जब आता है तो 2025 का वक्त चल रहा था, यानी 25-26 अभी की बात आपको बता रही हूँ। जब ये तांत्रिक आता है तो इस मोहल्ले में जो और लोग हैं, क्योंकि पड़ोसियों की ऐसी नज़र बहुत तेज होती है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, एक मुस्लिम के घर अगर कोई तांत्रिक आएगा तो ये बात और लोगों को कैसे बर्दाश्त हो सकती है। जब पता चलता है तो यहाँ पर एक मुखबिर होता है, जो पुलिस का मुखबिर होता है, उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि यहाँ पर कोई काला जादू या तंत्र क्रिया हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर तंत्र क्रिया जब होती है और ये तांत्रिक जब रात के वक्त इस घर में आता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। घर में रात को धूप दीप होती है, महक सुगंध बाहर तक फैलती है। तो ये मुखबिर जो होता है, ये पुलिस के पास जाता है और कहता है कि साहब, हमारे मोहल्ले में ऐसा हो रहा है कि एक परिवार है जिनका खुद का घर भूत
बंगला जैसा लगता है, घर छोड़ दिया और अब तो हद हो रही है। उनके घर एक तांत्रिक आता है, पहले मौलवी आया करते थे, अब तांत्रिक आ रहा है। हो ना हो वहाँ पर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। दोस्तों पुलिस वालों को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। पुलिस वालों ने कहा कि भाई कोई अपने घर में करा रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। वो कहते हैं कि साहब मामला यहाँ तक नहीं है, मामला कुछ और ही है। अब पुलिस वालों से जब एक मुखबिर कहेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पुलिस को लगेगा, क्योंकि भाई वो जानकारी इन्हें देता है, एक खबर इनको पहुंचाता है इन तक। अब यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी वहाँ पर खड़ा होता है और देखता है कि सच में ही इस घर में रात को कभी 12 बजे कभी 1 बजे कोई तांत्रिक निकलता है और बढ़ता है। अब पुलिस वालों को हैरानी लगती है और पुलिस वाले इस तांत्रिक को ही पकड़ लेते हैं। तांत्रिक को अपने पास बुलाते हैं, इससे पूछताछ करते हैं। पहली बार में तांत्रिक कहता है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, उन बच्चों को कोई रूह सता रही है और मैं केवल उन्हें निजात दिला रहा हूँ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि मामला ये नहीं है, तुम करीबन 1 साल से आ जा रहे हो, क्या परेशानी है। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो तांत्रिक जो सच रखता है वो हैरान करने वाला था। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस उससे पूछती है तो तांत्रिक कहता है कि साहब उस घर में एक महिला का शरीर दफन है और वो महिला बहुत सालों से दफन है, यानी दूसरे घर में है जो खंडर पड़ा हुआ है। लेकिन उस महिला की आत्मा इस परिवार को जीने नहीं दे रही है। इस परिवार के कई सदस्यों को मार दिया है और अब एक और व्यक्ति रह रहा है। जब तक वो नहीं मरेगा, जब तक वो आत्मा शांत नहीं होगी, मैं केवल उनकी मदद कर रहा हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा तू बहुत बड़ा जानकार है, तुम्हें कैसे पता इन बातों की। तो यहाँ पर ये तांत्रिक कहता है कि इकबाल ने मुझे सारी बातें अपने मुंह से बताई हैं। अब पुलिस में दोस्तों तंत्र क्रिया, काले जादू, भूत प्रेत, आत्मा के बारे में कोई भी जगह नहीं है। कानून में इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने बात भी आई। अब बात को साबित कैसे किया जाए। भाई एक भूत के बारे में तो ये नहीं कह सकते, अगर कानून ये कहेगा तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी। दोस्तों इस बात को जानकर अब पुलिस वाले चुपके से तहकीकात करते हैं कि भाई आज से पहले कोई महिला गायब हुई हो या किसी महिला के साथ गलत हुआ हो या गायब हुई हो, लेकिन उस इलाके में कोई भी ऐसी महिला नहीं दिखती है जो करीबन 1992 या 1991 में वहाँ से गायब हुई हो। अब ये मामला क्या था। तभी दोस्तों यहाँ पर पुलिस तलब करती है इकबाल को बुलाती है। जब इकबाल को पुलिस देखती है तो इकबाल बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि यहाँ पर पुलिस देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ मामला है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, मुस्लिम होते हुए तुम एक तांत्रिक को क्यों बुलाते हो। पहली बार में वो भी गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अच्छी तरह से पूछताछ करती है तो ये बातें बिल्कुल हिला देने वाली थी। दोस्तों सच में ही एक भूत निकलती है। यहाँ पर ये कहता है इकबाल जो है वो कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि साहब हम डरते हैं, बच्चे डरते हैं, इसलिए तांत्रिक को बुलाया। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें तो तांत्रिक ने कुछ और बताया, तुमने उसे कुछ और बताया है। दोस्तों यहाँ पर तभी ये बताता है इकबाल सच। ये कहता है कि साहब आपको क्या बताऊँ, हमारे घर में सच में ही एक लाश दफन हुई पड़ी है, वो भी एक महिला के। 1992 में अगस्त के महीने में उस लाश को हमने अपने घर के जो सेप्टिक टैंक होता है उसके नीचे दफना रखा है। पुलिस वाले हैरान, क्यों, कैसे, क्या हुआ। ये कहता है कि साहब जब से उस महिला को दफनाया है तब से वो हमें जीने नहीं दे रही है। रात को हमारे बर्तन गिराती है, रात को घर में खटपट करती है और हम किसी रिश्तेदारी में भी चले जाते हैं तो वो वहाँ भी हमारा पीछा करती है। इतनी प्रबल वो महिला है। अब सवाल, क्यों, कौन थी वो महिला, कहाँ से आई। अब आपको मैं 1992 में और इससे पहले 1987 में लेकर चलती हूँ। 1987 में मुंबई में ये जो यहाँ पर शमसुद्दीन है ये काम करता है बिल्डर का। दोस्तों जब ये 1987 में वहाँ पर काम करता है तो उसी काम के चलते इसकी मुलाकात, ये बातें इकबाल ने पुलिस वालों के सामने रखी हैं, तो इसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से होती है जिसका नाम फरजाना होता है। फरजाना बेहद खूबसूरत थी। दोस्तों यहाँ पर शमसुद्दीन जो होता है इसकी इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को पता नहीं होता है। शमसुद्दीन ने पहले ही कह दिया था कि मेरी पत्नी है और जो पत्नी अहमदाबाद में रहती है। अब यहाँ पर आपको बताऊं जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, जो कुछ लोग मेरे पास कमेंट आया था, कुछ लोगों ने कहा कि ये कानून अभी पास हुआ है। नहीं, ये कानून कांग्रेस के राज से पास हुआ पड़ा है लिविंग रिलेशनशिप का। ये बात आप ध्यान दीजिए और ये बात सत्य है, ये
ये कानून पहले से ही पास हुआ पड़ा है, बीजेपी ने इसको पास नहीं कराया है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, एक सच्चाई आप लोगों के सामने रख रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर फरजाना जो होती है वो शमसुद्दीन से प्रेम करने लगती है और ये दोनों मुंबई के अंदर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं लेकिन कोई रिश्ता कायम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर फरजाना शमसुद्दीन को अपने पति की तरह ट्रीट करने लगती है, उस पर दबाव बनाती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पत्नी की तरह रहती हूँ, सारे संबंध वही बनते हैं, अब तुम मुझे अपनी पत्नी वाला अधिकार दो। दोस्तों ये 4-5 साल यानी 3-4 साल ठीक से रहते हैं, 87, 88, 89 यानी 3-4 साल रहते हैं। अब यहाँ पर 1992 में जो फरजाना होती है वो जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से जो तुमने अपनी पत्नी को दे रखी है ना, जो अपनी बेगम को दे रखे हैं, उनमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए। दोस्तों दूसरी बात यहाँ पर यह थी कि फरजाना ने अपने इस लिविंग रिलेशनशिप में, क्योंकि उस वक्त ऐसा था फरजाना पढ़ी लिखी थी, तो इस बात के बारे में घर नहीं बता रखा था। घर ये था कि फरजाना अलग रहती है और कामकाज करती है। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये शमसुद्दीन नहीं मानता है तो ये यहाँ पर अहमदाबाद में जाकर रहने लगता है। अब यहाँ पर फरजाना ने पूरा मन बना लिया और ये यहाँ पर शमसुद्दीन से 1992 में अगस्त को बैठती और कहती है कि मुझे स्टेशन लेने के लिए आना, और मैं अब की बार यानी पहले ही इत्तला कर देती है। दोस्तों शमसुद्दीन वहाँ पर स्टेशन लेने के लिए पहुँचता है और इस महिला को वो यहाँ पर बीबी रसी यानी सरिया के घर रखता है, यानी जो इसकी दोस्त थी जो मर चुकी है, सरिया के घर रखता है और वहाँ पर इससे बातचीत करता है। इन दोनों में पहले संबंध कायम होते हैं उसी घर में, फिर इन दोनों में बातें होती हैं। यहाँ पर शमसुद्दीन कहता है कि मैं अपनी पत्नी का हक तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन फरजान ने कहा कि मैं हक लेकर रहूंगी। इन दोनों में विवाद होता है, विवाद के तहत यहाँ पर शमसुद्दीन जो होता है वो उसकी गर्दन को दबा देता है, यानी गुस्से में उससे फरजाना मर जाती है। जब फरजाना मर जाती है तो शमसुद्दीन घबरा जाता है और घबराने के साथ साथ शमसुद्दीन कहता है, यहाँ पर वो अपने उस दोस्त को बुलाता है जिसका नाम अब्दुल था, जो इस दुनिया में अब नहीं है, अपने भाई इकबाल को बुलाता है जो छोटा भाई था, और यहाँ पर बीबी सरिया होती है जिसके घर में ये ठहरा हुआ था, क्योंकि उस दिन इनके घर पर कोई भी नहीं होता है। जो बंगला था जिसे भूत बंगला कहते हैं, यानी शमसुद्दीन का उसमें टैंक का बनना था, एक सेफ्टी टैंक बनना था। दोस्तों तभी यहाँ पर जब इस महिला को मार दिया जाता है तो ये घबराते हुए कहता है कि अब क्या करूं। तो यहाँ पर मारने में तो ये लोग नहीं थे, लेकिन उसकी लाश को यानी उसकी मरे हुए शरीर को ठिकाने लगाने में अब ये एक फैसला लेते हैं। शमसुद्दीन के घर में जो सेफ्टी टैंक बनना था उसे हाल यानी तुरंत से उस मरी हुई महिला को जो फरजाना थी उसे घर में रखा जाता है, बीबी सरिया के में, और उस घर में टैंक खोदकर रात के वक्त टैंक के अंदर इस महिला को जिसका नाम फरजाना होता है उसे दफन कर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर टैंक बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद अगस्त के बाद फिर वो आत्मा वाला सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों शमसुद्दीन के बारी बारी से हर एक दोस्त इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन कोई भी पूरी उम्र नहीं पाता है। वो सब ही यहाँ पर फरजाना का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि हमें वो दिखाई देती है और कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार कर ही दम लूंगी। और दोस्तों मरने से एक दिन पहले सबकी बातें होती हैं, सब फिल्मों की तरह मरते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखकर जो इकबाल छोटा भाई होता है वो बहुत डर जाता है अपने भाई की, जो 2015 में शमसुद्दीन मरा था। वो डरने के बाद अब उसका भरोसा उठने लगता है और वो एक तांत्रिक को हायर करता है, यानी तांत्रिक को बुलाता है। जब तांत्रिक घर में आता है तो तांत्रिक को भी कहीं ना कहीं एक आत्मा का एहसास होता है। तांत्रिक ने कहा कि इतने अतन जतन करने पर, जितने मैंने टोने टोकटे किए हैं, इतने करने पर तो कोई आत्मा रह ही नहीं सकती। ज़रूर इस आत्मा का तुम्हारे साथ कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है या तुमने कुछ ऐसा किया है। मुझे सारी बातें सत्य बताओ, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं इस बीमारी का या इस बुरी ताकत का या जो भी है इसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि कोई बाहर की आत्मा इतनी प्रबल नहीं हो सकती। कोई ना कोई तुम्हारा कनेक्शन है, तुम लोगों ने गलत किया, इस तांत्रिक ने साफ बताया था। दोस्तों जब यहाँ पर ये सारी बातें इकबाल सुनता है, क्योंकि आज तक किसी भी मौलवी ने ऐसा नहीं पूछा,
तो इकबाल ने सोचा कि जिन लोगों ने मारा था वो तो इस दुनिया में है नहीं, मैंने तो केवल उस शरीर को ठिकाने लगवाया है। तो इसी पर्पस से यहाँ पर ये जो तांत्रिक है इसे 2025 में ये सच बता देता है। और जब इस तांत्रिक के सामने सच आता है तो जब वो कुछ क्रियाएं करता है तो कुछ हद तक ये आत्मा शांत होती है, लेकिन बिल्कुल शांत नहीं होती, इस घर को परेशान करती है। उसके बाद यहाँ पर पड़ोसियों की दखलंदाजी होती है और ये केस इस तरह से एक आत्मा की वजह से कानून के सामने आया था। अब बात थी यहाँ पर अहमदाबाद पुलिस की कि भाई इस पे कैसे कार्रवाई की जाए। दोस्तों यहाँ पर जब इकबाल के कहने पर उस सेफ्टी टैंक को खोदा जाता है तो जब कुछ हद तक नीचे जाया जाता है तो वहां पर कुछ दांत और कुछ हड्डियां मिलती हैं जो ये साबित करती हैं 1992 से यानी 2026 तक आप देख लीजिए कितना समय हो गया, उस वक्त तक दांत और कुछ हड्डियां मिलती हैं। अब यहाँ पर मुंबई में इसके परिवार ने जो फरजाना थी वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराई 1992 में। वहां पर पुलिस वहीं तक तलाश करती रही, वो कभी भी यहाँ पर अहमदाबाद आए ही नहीं। दोस्तों वहीं पर वो छानबीन करती रहती है और यहाँ पर अब इसके बाद इसका डीएनए होगा। यहाँ पर कैसे डीएनए किया जाएगा, इसके परिवार को ढूंढा जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन एक खबर, ये घटना काफी चर्चित है। एक आत्मा ने मरने के बाद चाहे भले ही उसे कितने भी साल हो जाएं, लेकिन शायद उसने कहीं ना कहीं अपना बदला ले लिया था। उसका एक मुजरिम अभी तक जीवित है जिसने उसके शरीर को ठिकाने लगवाया, लेकिन वो सभी लोग बारी बारी से मर जाते हैं बिना किसी कारण के, जिन लोगों को नहीं मरना चाहिए था। ये परिवार बहुत सदमे में होता है। दोस्तों जब खुदाई होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। तो आप सोच लीजिए जो लोग लापता होते हैं ना, उनके पीछे कुछ ऐसी वजह भी होती हैं जो दफन हो जाते हैं, शायद ताउम्र उनका शरीर भी नसीब परिवार को नहीं होता है। तो लड़कियों से खासकर कहना है अपनी सेहत का, अपने शरीर का ध्यान रखिए। तुम एक अनमोल वो खजाना हो माँ बाप के लिए जो सबसे ज़्यादा तुम माँ बाप के आंचल में सुरक्षित रहोगी। तो कभी भी इस गलती और भूल में मत रहना। और दोस्तों इसमें आत्मा के ऊपर क्या कहना है, पहले सबूत आप लोगों के सामने रखती हूँ कि हर मुजरिम को वो दिख रही थी। दूसरी बात, जो बच्चे नहीं जानते थे उन बच्चों को भी वो नजर आ रही थी। तीसरी बात, यहाँ पर भाई को पता थी, उसके बाद तो घर में चर्चा होने लगती है, बच्चों को पता चल जाता है। लेकिन पहले बच्चों ने जो कपड़ों का रंग या उसने जो पहन कर आई थी स्टेशन पर वो सब कुछ साफ बता दिया था। तभी तो इन दोनों भाइयों के दिल में इतना डर बैठ गया था कि वो महिला कहीं ना कहीं हमारे आसपास घूमती है, हमारे ही घर में घूम रही है। इनके अंदर ये डर बैठ जाता है क्योंकि बच्चों ने उस महिला को देखा नहीं था और बिना देखे ही एक आत्मा रूपी शरीर को माँ बाप के सामने रख दिया था। दोस्तों आप कितना यकीन करते हैं, क्या वो आत्मा है? क्योंकि कानून की किताब में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है और मीडिया और ये सारी चीज आज भी कहती हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो संजोग बना और संजोग भी तो बना है। सृष्टि का नियम है, कर्ता सो भोक्ता, जो करेगा वो भोगेगा और हर हालत में भोगेगा। आप सोच कर देखिए उसने किस तरह से बातों को घुमाया और कैसे पुलिस के सामने ये सारी चीजें आई, वरना कभी भी नहीं आती। अगर वो उन्हें नहीं डराती तो वो कभी भी लोगों के सामने सच कैसे रख सकते थे, कभी भी नहीं। बच्चों को कैसे मालूम हुआ इस घर में ये सब कुछ है? तो ये बातें कुछ कहती हैं। आत्मा होती है जो हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि भगवान भी है, आत्मा भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, सब कुछ है। क्यों इन चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं? क्योंकि साइंस भी मानती है, अरे वो तो आत्मा का वजन लेकर बैठी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं चीज़ें नहीं होती? तो क्राइम करने से पहले 100 बार सोचना, कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए, एक के बदले 4 या 5 ना देने पड़ जाएं आपको। तो इस भूल को दिमाग से निकाल दीजिए, बुरा करोगे तो बुरा ही भोगोगे। इस स्टोरी के बारे में जो भी राय है, ये घटना बहुत चर्चित है, अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद।